हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत यह बताते हुए करना चाहता हूं कि हमारा चैनल अपना 1 वर्ष पूरा कर चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का एवं सौभाग्य का विषय है। हम आज के अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स समसामयिकी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो मार्च के प्रथम सप्ताह में घटित हुई हैं प्रमुखतया। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। हमारे वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर जिसमें हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस क्रम में हमारा आज का पहला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। यहाँ पे हमारे सामने पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक, ये बात हमारे जानकारी में होनी चाहिए कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा राज्य के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में जब वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया तो इसी दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा और इसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। ठीक है, जब हम सुषमा स्वराज अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अवार्ड जिनके नाम पे है हमको उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म सन 1952 में अंबाला कैंट में हुआ था और प्रतिभा के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं। मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो जो कार्य उन्होंने एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस पद पर वो 2014 से लेकर के सन 2019 तक आसीन रहीं, जिस तरीके के काम किए वो हर हाल में काफी प्रशंसनीय थे। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का पद भी ग्रहण किया था। वो सन 2009 से सन 2014 के बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी रही थी। उन्होंने 2003 से 2004 के बीच में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पर भी काम किया था। 2003 से 2004 के बीच में वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे भी रही थी। उसके अलावा 2000 से 2003 तक वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पद पर थी। और ये बात थोड़ा चौंकाने वाली थी लेकिन एक सच्चाई ये थी कि उन्होंने सन 1998 से में ही दिल्ली के 5वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया था, 2 या 3 महीने का। और वो ड्यूरेशन था जिसमें भाजपा दिल्ली में इलेक्शंस में गई थी और प्याज का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था जिसके ऊपर वो अपना इलेक्शन हार गई थी। और उस दौरान श्रीमती सुषमा स्वराज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। जब हम उनके सांसद के तौर पे चुने जाने के या फिर क्या कहते हैं एमएलए के तौर पर चुने चुने जाने के बारे में बात करें तो वो हरियाणा के लिए हरियाणा की असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही थी। और उसके बाद फिर वो लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट पर कई बार चुनी गई थी। उनका विवाह श्री स्वराज कौशल के साथ में हुआ था और सन 2020 में उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा श्रीमती सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर भी थी, साथ में वो पॉलिटिशियन थी। जैसा जो उनकी प्रमुख अचीवमेंट्स थी वो उसके बारे में उपलब्धियां थी उसके बारे में हमने अभी आपसे बात की। खैर, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। और ये पुरस्कार इसी वर्ष सन 2022-23 में ही शुरू किया गया है।
अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारे सामने अजय भूषण पांडे, दूसरा ऑप्शन है नवीन सिंह जिंदल, ऑप्शन सी है हमारे सामने राजकुमार नेहरा और ऑप्शन डी है हमारे सामने बाबूलाल देवेगौड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही ऑप्शन है। अजय भूषण पांडे पूर्व वित्त वित्त सचिव हैं। ठीक, उनको आगामी 3 वर्षों के लिए NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र से वो 1984 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और फरवरी 2021 में राजस्व सचिव के पद से वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक, और पांडे ने राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुख्य कार्यकारी के तौर पर भी काम किया था और उसके अलावा उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक, उसके चेयरमैन के पद पे भी काम किया हुआ है। अगर हम इसको एक नटशेल में देखना चाहें, शॉर्ट में बोलना चाहें तो भारत में फाइनेंस रिलेटेड भारत में जो 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं जिनमें आधार, GST और डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें से 2 फाइनेंस से रिलेटेड हैं और एक यूनिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, उन तीनों में ही श्री अजय भूषण पांडे ने काम किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने श्री प्रवीण कुमार तिवारी जो पहले डेप्यूटी CNAG के फॉर्मर डेप्यूटी जनरल थे CNAG के, और इसमें मिस स्मिता झिंगरन जो IRS है 1986 बैच की, जो पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर रही हैं CBDT में, उनको NFRA का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है हमारे सामने राजस्थान, ऑप्शन बी है हमारे सामने झारखंड, ऑप्शन सी है हमारे सामने छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ये बात दीगर है कि अब से कुछ साल पहले तक भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी और कम होती चली जा रही थी। तो अलग अलग राज्यों की सरकारों ने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, कुरीति चली आ रही थी जिसको कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ पर अलग अलग योजनाएं शुरू की जो इस संदर्भ में लोगों को एडवांटेज मतलब कि फायदा देने वाली थी। ठीक, तो इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो 1 मार्च को होता है, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर बेनिफिशियरी या लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर cgstate.gov.in पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि वैसे तो पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके के अभियान और लोगों को शिक्षित करने के अभियान चलते रहे हैं, लेकिन उन राज्यों में खास तौर से जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, जहां पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था या उनकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर ये बात दीगर है, गौर करने वाली है कि यहाँ पर द्वितीय पुत्री के जन्म के समय जो लाभ दिया जाएगा उस कंडीशन में वहां पर लागू हो रहा है। तो जो कौशल्या मातृत्व योजना कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कितनी महिलाओं को वर्ष 2020-2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए 29 ऑप्शन बी 34 34, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 47।
यहां पर इस बात पे सबसे पहले गौर करना है कि 2020-2021 एक साथ सिर्फ इसलिए लिखा गया क्योंकि 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे, इसलिए सन 2021 में दोनों वर्षों के पुरस्कार एक साथ दिए गए। और ये पुरस्कार दिए गए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को दिए जाते हैं। और सन 2020-2021 में 29 महिलाओं को, अर्थात ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है, 29 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। ठीक। और जैसे हमने कहा कि कोरोना की वजह से सन 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान हैं राधिका मेनन, उनको दिया गया है। सामाजिक उद्यमी हैं अनीता गुप्ता। ऑर्गेनिक खेती करने वाली आदिवासी कार्यकर्ता हैं उषाबेन दिनेश भाई बसावा। नवाचार के लिए विख्यात नासिरा अख्तर। इंटेल इंडिया की प्रमुख निवृत्ति राय। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक नृत्यांगना सायली नंदकिशोर अगवाने। सांपों को बचाने वाली पहली महिला वनिता जगदेव बोराडे और गणितज्ञ नीना गुप्ता शामिल हैं। वैसे जब हम इस पुरस्कार के इतिहास के बारे में बात करें तो इस सम्मान का आरंभ सन 1999 में किया गया था और इसको अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जिनमें रानी रुद्रम्मा देवी सम्मान है, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है, कन्नगी सम्मान है, अहिल्याबाई सम्मान है, जीजाबाई सम्मान है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 29। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये प्रश्न ऊपर से ही देखने में काफी सरल सा समझ में आता है, क्योंकि ऊंट सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों को लगता है राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान का जो जहाज है वो ऊंट को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी राजस्थान ही है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं और उन्होंने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, जिस नीति का प्रमुख उद्देश्य है ऊंटों की जो संख्या जो लगातार कम हो रही है उसको, वो फर्दर कम ना होने पाए उसको देखना, और वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, ऊंटों के संरक्षण के लिए क्या करना है, इस सब चीजों को वहां पर निर्धारित करना है, इन सब चीजों को वहां पर इंश्योर करना है। आप लोगों की और जानकारी के लिए बता दें कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है। मतलब जिन एरियाज में वो रेगिस्तान है, थार का डेजर्ट है, वहां पर ये ऊंट, वहां उस जगह को ऊंट का घर कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य में अब 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। जब पूरे देश की बात की जाए तो 2012 से 2019 के बीच ऊंटों की संख्या लगभग 1.5 लाख घटकर 2,52,000 रह गई है, जो इस समय एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? इसमें हमारे सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोफेसर रमन सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर अशोक मेहरा, ऑप्शन सी प्रोफेसर प्रशांत कमल और ऑप्शन डी प्रोफेसर दीपक धर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफेसर दीपक धर। जो हाल ही में घोषणा की गई है इस सम्मान के लिए, तो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रहे हैं प्रोफेसर दीपक धर, उनको वर्ष 2022 के लिए ये पदक दिया जाएगा, उस पदक से इसको नवाजा जाएगा। और इसके साथ डॉक्टर प्रोफेसर दीपक धर ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिनको ये पदक अब तक दिया गया है। ठीक। उन प्रोफेसर धर को यह पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। इस पदक का नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर रखा गया था। और एक सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं स्टेडफेस्ट। ठीक। उस सम्मेलन के दौरान उनको
ये सम्मान दिया जाएगा, वैसे ये सम्मान हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक, जिसके लिए जो संस्था है उसका नाम है IUPAP, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, सो जिसकी स्थापना सन 1922 में ब्रुसेल्स में की गई थी, जिसमें शुरुआत में 13 सदस्य थे। इसकी पहली आम सभा 1923 में पेरिस में आयोजित की गई थी, जिसमें वर्तमान में 60 सदस्य हैं, और भारत इस ग्रुप में सन 1948 में शामिल हुआ था। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें सोने का के पानी चढ़ा हुआ पदक होता है, जिसके अग्रभाग पर लुडविग वोल्ट्समैन का शिलालेख बना हुआ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, प्रोफेसर दीपक धर। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने प्रीति सिंह रावत, ऑप्शन बी है अनीता रामपाल, ऑप्शन सी है माधवीपुरी बुच, और ऑप्शन डी है वर्षा एम कुमारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। केंद्र सरकार ने माधुरीपुरी बुच को बाजार नियामक, मतलब कि जिसको हो फुल फॉर्म बोलें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में हम सेबी कहते हैं, उसको उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। माधवी यहां पर अजय त्यागी की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया था। और इससे से पहले माधवी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की पूर्व प्रमुख रही हैं, और वर्ष 2017 से 2021 के बीच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो यहां पर हमारे सामने जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, माधवी पुरी बुच। अच्छा, जो दूसरी चीज हमको ध्यान रखनी है वो नाम है अजय त्यागी का। ठीक, जो इसके पहले सेबी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया है। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? अब यहां पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहां पर अगर हमको एलिमिनेट करना हो तो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि जहां पर सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेशन की पॉसिबिलिटी होगी, वही हमारा सही आंसर हो सकता है। और मेरी क्या कहते हैं, अगर मुझको यहां पर एलिमिनेशन करना होता तो एलिमिनेशन के हिसाब से मैं चूज करता ऑप्शन सी, दिल्ली, जो यहां पर हमारा सही ऑप्शन है, दिल्ली। दिल्ली सॉलिड वेस्ट के लिए, ई वेस्ट के लिए वैसे भी काफी दिक्कतों में रहा है, और यहाँ पर कूड़े के ढेर नहीं होते, कूड़े के पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो इसी राज्य में दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के ये बड़ा फैसला किया है, और दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी बता दें कि यहाँ दिल्ली में भारत का सबसे पहला आ, ये जो इको वेस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा वो भारत का पहला इको वेस्ट पार्क होगा। और इसके लिए 20 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले पार्क में रोजाना निकलने वाले 2 लाख टन ई कचरे का निपटारा किया जाएगा। ठीक, उसको सॉर्ट करके उसको किस तरीके से रिसाइकिल करना है, डिस्पोज करना है, ये सारी फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। टोटल एरिया हमारे पास होगा दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ 20 एकर्स। ये हमको अपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन ए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ऑप्शन बी है हमारे सामने भाषा सेंटर रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी हमारे सामने कल्चरल सर्टिफिकेट पावर, और ऑप्शन डी है हमारे सामने कल्चरल सेंटर भारत। ठीक है, तो यहां पर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जो कार्यक्रम अभियान शुरू किया है उसका नाम है ऑप्शन ए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ठीक है, इसमें भाषावाद को बढ़ावा दिया जाना है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जाना है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रचार किया जाना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसको
क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में ज़्यादा जानते हैं, भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये हम फाइंड भी कर सकते हैं। इसके यूज़ को बढ़ावा देना है। ठीक, और लोग इस ऐप का उपयोग करके 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से भी अधिक वाक्य सीख सकते हैं। ये इसकी खासियत है, मतलब कि 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, जिनमें 100 वाक्य ये सीखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोवा। ठीक है, तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है, जिसमें देश दुनिया की कई अल्कोहल के साथ ही गोवा की 5000 साल पुरानी फेनी के ऐतिहासिक यात्रा को संकलित करने का भी प्रयास किया गया है। गोवा में शुरू किए गए इस अल्कोहल म्यूजियम का नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। ऑल अबाउट अल्कोहल, ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। इस म्यूजियम की स्थापना उत्तरी गोवा के कैंडोलिम कैंडोलिम गांव कैंडोलिम गांव में स्थानीय व्यवसायी नंदन कुडच डकर ने की है। इनका नाम क्या है? नंदन, बड़ा अजीब सा नाम है थोड़ा सा, कुडच डकर। ठीक, ये दो तीन चीजें याद रखने काबिल हैं, इन्होंने इस म्यूजियम की स्थापना की है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी गोवा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जिमी कोनर्स, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी राफेल नडाल, और ऑप्शन डी इवान लेंडल। टेनिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, और उसको रेगुलरली बहुत छोटे से फॉलो करता चला रहा हूँ। तो ये बात तो मैं जानता हूँ कि जिमी कोनर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन एक बहुत लंबे से अरसे पहले ये रिटायर हो चुके हैं। इसी तरीके से एवान लेंडल भी एक बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये भी एक अरसे पहले रिटायर हो चुके हैं। तो एलिमिनेशन से दो ऑप्शंस तो चले गए, अब दो ऑप्शंस बचते हैं, एक तो रोजर फेडरर और दूसरा राफेल नडाल। दोनों ही महान खिलाड़ी हैं, और दोनों के नाम पर ही रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम जीतने का की उपलब्धि है। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राफेल नडाल। ये जो एक कहना चाहिए राइवलरी है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक, वो इस बीच में बड़ी फेमस रही, क्योंकि इन तीन में से कोई ना कोई ही हमेशा खिताब जीतता रहा है, और तीनों ही बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। लेकिन जब हम मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के 2022 के बारे में बात करें, तो उसके विनर थे राफेल नडाल, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, और उन्होंने कैमरून नॉरिस को पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में हराया था। और ये अगर खिताब की बात की जाए, तो राफेल नडाल का 51वां 91st एटीपी टाइटल है। ठीक, और वर्ष 1922 में ये उनका तीसरा खिताब है। और राफेल नडाल ने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीत करके रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया था। ये बात भी ध्यान रखने काबिल है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी राफेल नडाल। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? कौन पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे सामने निशा गोखले, ऑप्शन बी है निधि शर्मा, ऑप्शन सी है रेनू रेनू जाखड़, और ऑप्शन डी है पूजा जातियान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सामने ऑप्शन डी पूजा जातियान। ठीक है, ये पैरा तीरंदाज हैं, ठीक, जिन्होंने पैरा विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। पूजा को फाइनल मुकाबले में इटली की पेट्ली विसेंजा से हार का सामना करना पड़ा। उनका नाम थोड़ा सा अजीब है। ठीक, ये इटली की हैं, जिन्होंने
पूजा जात्यान को फाइनल में हराया और जिसकी वजह से उनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। ठीक, भारत ने इस तरह विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में अपना इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूजा जात्यान। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसमें हमको ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन ए हेदर नाइट इंग्लैंड की हैं। ऑप्शन बी स्मृति मंधना भारत की हैं। ऑप्शन सी सारा टेलर इंग्लैंड की हैं। और ऑप्शन डी मिताली राज भारत की हैं। ठीक है, तो स्मृति मंधना का करियर तो खैर हम नहीं कह सकते कि इतना पहले कभी शुरू हुआ, तो हम इस ऑप्शन को तो यहाँ पर रूल आउट कर देते हैं। जितनी मेरी अपनी जानकारी है कि सारा टेलर भी उतनी पुरानी नहीं है, तो हम इसको भी रूल आउट कर देते हैं। और अब यहाँ पर मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इनमें जो 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें मिताली राज सही ऑप्शन होना चाहिए, जो कि सही ऑप्शन है। मतलब कि मिताली राज सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, और अभी जो महिला विश्व कप 2022 में शुरू हुआ था, उसमें मिताली राज ने अब तक 6 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। इसके पहले ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मिताली ने न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर डेबी हॉकली और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है। मिताली के बाद झूलन गोस्वामी भारत के लिए सबसे ज्यादा विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 विश्व कप में भाग लिया है। ठीक, तो जब हम इंडियन विमेंस क्रिकेट में लॉन्गेस्ट सर्विंग लेडीज के बारे में बात करेंगे, महिला क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, तो उनमें इन दोनों महिला क्रिकेटरों का नाम लिया जाएगा, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। लेकिन झूलन गोस्वामी मिताली राज से एक वर्ल्ड कप इस रिकॉर्ड के मामले में पीछे हैं, और ये रिकॉर्ड इस टाइम पे भारत की मिताली राज के नाम पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिताली राज। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और हमारा अगला प्रश्न कहता है यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी आइसलैंड। तो देखिए, जो नाम सजेस्ट करता है वो ये बता रहा है या तो दक्षिण कोरिया है या तो फिर जापान है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के तौर पर विपक्ष के कंजर्वेटिव यून सुक यूल को निर्वाचित किया गया है, जहां पर उन्होंने मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी के 60 वर्षीय जिन 60 वर्षीय जो यून हैं, उनको इस चुनाव में 48.6% वोट मिले थे, जिससे उन्होंने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्युंग को हराया और इस पद को हासिल किया। ठीक, तो यून सुक योल अभी अ, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब यह प्रश्न कहता है किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है हमारे पास ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी यूएई और ऑप्शन डी है हमारे सामने चाइना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएई। वैसे एक बात ये ध्यान देने काबिल है कि सन 2014-2015 के आसपास मॉरिशस में भी आईआईटी का एक संस्थान खोले जाने की बातचीत चल रही थी, जो फिर बाद में संभव नहीं हो पाया था, किन्हीं कारणोंवश संभव नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार यूएई में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोलने की बात पक्की हो गई है। ठीक, और इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। ठीक, और ये अब अपने तरीके का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो कहीं बाहर में खोला जाएगा। और ये जो घोषणा की गई है भारत और यूए के बीच मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सामने ऑप्शन सी, यूएई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपने ऑब्जर्वेशंस लिख करके हमको ज़रूर बताएं, और हमको ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।